देख रहे हैं खबर दोपहर और आपके साथ मैं हूं विवेक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में आज सबसे पहले बात उस सपने की जिसे साकार करने के लिए दिन रात नीतीश कुमार मेहनत कर रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, लेकिन उन सपनों के बीच में रोड़े कई हैं। देखिए, बिहार का जब भी जिक्र होता है तो बाढ़ उसके साथ जुड़ जाता है। कहते हैं कि अन्योन्याश्रय संबंध सा जैसे बन गया हो, लेकिन इससे निजात कब मिलेगी, ये सवाल अभी भी बने हुए हैं और बाढ़ की परेशानी से लाखों लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं। ऐसे में बालू का दोहन और बालू के दोहन के साथ राजस्व के नुकसान के तौर पर इसे देखें, लोगों के पलायन के तौर पर इसे देखें या मुख्यमंत्री के सपने को चोट पहुंचाने के तौर पर देखें, इसीलिए आपको ये रिपोर्ट देखनी बेहद जरूरी है। एक तरफ जल जीवन हरियाली, दूसरी तरफ नदी का पेट खाली। नाक के नीचे चल रहा काला खेल। शासन है मौन, प्रशासन भी फेल। बालू खनन का काला कारोबार जारी। जागा नहीं प्रशासन तो पड़ेगा भारी। खुलेआम मची लूट पर लगाम कब? आंख खोलो शासन, कार्रवाई करो प्रशासन। तो देखिए, इसीलिए ये सवाल हम उठा रहे हैं कि आंख खोलने की जरूरत है, क्योंकि अभी वक्त है, लेकिन अगर ये वक्त निकल गया तो सब पर भारी पड़ने वाला है। जल जीवन हरियाली के तहत मुख्यमंत्री ने इसी की कोशिश की कि पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके, उससे बचाया जा सके, लेकिन उनके आदेश का, उनके सपने को पूरा करने की राह में कई रोड़े हैं। बिल्कुल, इससे कहा जा सकता है कि नाक के नीचे से रेत सरकती जा रही है और सरकार को पता नहीं है। ऐसा नहीं हो नहीं सकता, सरकार को सब कुछ पता है। अगर सरकार को पता है तो चलिए एक तस्वीर सरकार के लिए हम मनेर लिए चलते हैं, जहां पर क्या हो रहा है ये हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। पटना से सटा इलाका मनेर है और सरकारी खजाने को कैसे चूना लगाया जा रहा है इन तस्वीरों से बिल्कुल जाहिर है। गंगा घाट का नजारा, गंगा में पानी है, नाव है, लेकिन जो ढुलाई चल रही है उसको तस्दीक करती है तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमरजीत शर्मा जिन्होंने यहां पहुंचकर रिपोर्ट की, उनकी रिपोर्ट भी देखिए। बिहार, बंगाल, यूपी के ये लोग सब होते हैं, लोग अपना मजदूरी करने के लिए कि हम 200-400 रुपए जो भी कमाएंगे अपना बाल बच्चे के लिए कमाएंगे। तो यहाँ किस तरह का रोजगार मिलता है? बस वही बालू मजदूरी करना है केवल, और क्या। पटना में जो ईंट सीमेंट वाला काम नहीं मिलता है, बालू अपना निकलता है, लोग बालू धोता है। एक नाव भरे में बालू 1000-1200। कैसे निकाला जाता, कौन मशीन लगा के? मशीन होगा, चौक नहीं, कौन मशीन नाम ना है? नाव आता है यहाँ पर कितना मजदूर डेली यहाँ खटते होंगे? तो कितना कह अभी हम मौजूद हैं शेरपुर के गंगा घाट पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पीछे बालू का ये काला कारोबार हो रहा है और ये गंगा नदी में बड़े बड़े मोटर लगा करके गंगा का बालू जो है निकाला जा रहा है। लाल बालू यहाँ से निकलता है और यहाँ जो है आप देख सकते हैं कि कितनी नावें हैं, काफ़ी नावें भरी हुई है, चारों तरफ जो है नाव है और ये पूरा इलाका जो है गंगा का है। इससे जो है सरकार को करोड़ों का डेली का जो है घाटा लगता है और इससे नुकसान ही है, जबकि जो है ये सारा का सारा जो है अवैध रूप से ये काला कारोबार हो रहा है और ये मनेर थाना अंतर्गत पड़ता है और इसमें
पुलिस की मिलीभगत भी बताई जाती है कि पुलिस की मिलीभगत भी है और साथ ही खनन विभाग का भी जो है मिलीभगत है। इसी वजह से जो है ये कारोबार जो है खुले जो है आसमान में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो है खुले तौर पे पुलिस को और साथ ही प्रशासन को धात बता करके ये बालू की निकासी हो रही है और ये सारा अवैध कारोबार है। इसमें करोड़ों रुपए हर रोज जो है सरकार के बर्बाद हो रहे हैं, जबकि जो है सरकार इस पे रोक लगाने के लिए उपाय भी की है, लेकिन अधिकारी और सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से, पुलिस की मिलीभगत से ये कारोबार लगातार जारी है। दानापुर मनेर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। चलिए, शेरपुर इलाके के बारे में हम आपको बताते चलें कि दानापुर कैंट से सटा हुआ ये इलाका है और यहीं से बालू का खनन मनेर तक जारी रहता है। तो ऐसे में नजर पड़ना, क्योंकि ये पटना का लगभग पटना का इलाका है, तो ऐसे में दानापुर की जो छावनी है या फिर दानापुर की जो पुलिस है उसके लिए बेहद आसान है कि वो चौकस रहे, वहां जाकर उन लोगों को मना करे या फिर उन लोगों को पकड़े जो इस पूरे कारोबार में लिप्त है। बिल्कुल विवेक, और ऐसा नहीं है कि इन उत्खनन से जुड़े हुए कानून नहीं है, प्रावधान नहीं है, इनको लेकर के सरकार की तरफ से पाबंदियां नहीं है, लेकिन सवाल यही कि सब कुछ सरकार के नाक के नीचे हो रहा है, पुलिस के नाक के नीचे हो रहा है, तो आखिर इसकी भनक क्यों नहीं है? अगर भनक नहीं है तो फिर आप अपनी ड्यूटी को सही से नहीं निभा रहे, और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि काले कारोबार की इस रिपोर्ट को आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये तस्वीरें चौंकाने वाली हैं। गंगा नदी की बीच धार में धुआंधार बालू का अवैध उत्खनन हो रहा है। गंगा की गोद से खुलेआम बालू चुराई जा रही है, जबकि नदी के दोनों किनारों पर पुलिस होने का दावा किया जाता है, लेकिन प्रशासन की नाक के नीचे बालू के अवैध उत्खनन की तस्वीरें सिस्टम को पानी पानी करने वाली हैं। गौर से देखिए, बीच गंगा में सरकार और प्रशासन की नाक के नीचे बालू का अवैध उत्खनन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। एक दो नहीं बल्कि दर्जनों नावों पर उत्खनन कर बालू लादा जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस कदर उत्खनन किया जा रहा है। कोई एक दो नाव नहीं है, कई नावें यहाँ दिख रही है, और वाकई में ये जो तस्वीर है काफी चौंकाने वाली है। इसलिए चौंकाने वाली है कि इसी पुल पर एक तरफ दीघा पुलिस पोस्ट है तो दूसरी तरफ सोनपुर पुलिस पोस्ट है, और यहाँ पर इस तरीके से ये बालू का अवैध उत्खनन चल रहा है। बिहार की मिट्टी में सोना उपजता है, और सिर्फ मिट्टी ही नहीं, यहाँ की रेत भी सोने से कम कीमती नहीं है, जिस पर बालू माफिया की स्याह नजर है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन बालू माफिया पर पुलिस की कोई पकड़ नहीं है। नतीजा ये है कि नदी के पेट पर बालू माफिया सीधा सीधा हमला कर रहे हैं। खान और भूतत्व विभाग की माने तो पानी के 20 सतह के नीचे बालू का खनन अवैध होता है। एनजीटी की गाइडलाइन में भी इसकी मनाही की गई है, क्योंकि इससे नदी का पेट जो है वो गहरा होता जाता है, ग्राउंड वाटर भी नीचे चला जाता है, साथ ही जलीय जीवों सहित जो परिस्थितिकी है उसको भी नुकसान पहुंचता है। लेकिन इसकी चिंता न तो बालू के अवैध उत्खनन करने वालों को है और न ही प्रशासन को। ये तस्वीर जो है वाकई में चौंकाने वाली है। आप देख सकते हैं कितनी संख्या में दर्जनों नावें हैं और वहां पर बालू का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। निश्चित तौर पर यह तस्वीर शासन पर सवाल है, क्योंकि अवैध बालू उत्खनन के क्षेत्र में बड़े बड़े माफिया का सिक्का चल रहा है। तस्वीरें गवाह हैं। गंगा की ये तस्वीरें बताती हैं कि बालू माफिया का हौसला इस कदर बुलंद है कि पुलिस की नाक के नीचे काला कारोबार चल रहा है। ये जो तस्वीर है वो सरकार के बनाए गए नियमों की किस कदर अवहेलना की जाती है उसकी एक बानगी है। देखना होगा, न्यूज़ 18 इस खबर को प्रायोरिटी बेसिस पर दिखा रहा है, तो सत्ता में, सरकार में बैठे लोग और प्रशासन में बैठे लोग इस तरह से बालू के अवैध उत्खनन को किस तरह रोकते हैं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18, जेपी सेतु, वैशाली। तो बिल्कुल सोने की चमक रखने वाला ये बालू जो है अवैध उत्खनन से जुड़े हुए माफियाओं को मालामाल जरूर कर रहा है, लेकिन राज्य सरकार को किस कदर गंभीर चोट पहुंचा रहा है राजस्व के दृष्टिकोण से, ये सभी देख रहे हैं। इसके बावजूद भी आखिर क्यों हो रहा है? हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पटना से संजय और दानापुर से अमरजीत। सबसे पहले संजय, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी,
क्या हम इसे मान लें कि ये सब कुछ जो हो रहा है उसे देखते हुए भी आंखें बंद रखी गई हैं, या फिर लापरवाही इस कदर है कि उन्हें पता है कि इन्हें पकड़ने की भी जरूरत या जहमत नहीं उठानी है? देखिए विभा, आंखें भी खुली हुई हैं और लापरवाही आप इसे नहीं कह सकते, चूंकि आंखें खुली हुई हैं और जो खनन विभाग के अधिकारी हैं, जिला प्रशासन के लोग हों या फिर पुलिस महकमा, सभी को पता है। और ये जो तस्वीर अभी आप देख पा रही थी, ये बहुत दूर की बात नहीं है, ये मनेर की बात नहीं है, ये राजधानी पटना का दीघा इलाका और जेपी सेतु, सारे लोग जानते हैं राजधानी पटना से सटा हुआ जेपी सेतु है। और जेपी सेतु से ये तस्वीर ली गई है, ठीक जेपी सेतु के बीच में, जहां पर एक तरफ दीघा पुलिस पोस्ट है, दूसरी तरफ छपरा पुलिस पोस्ट है, वहां पर एक दो नाव नहीं दर्जनों नावों की आप तस्वीर देख रही हैं। और एनजीटी की जो गाइडलाइन है, जो खनन विभाग को जिसको इम्प्लीमेंट करवाना है कि बीच गंगा में आप बालू का खनन नहीं कर सकते हैं, इससे एक तो गंगा की सतह जो है वो काफी गहरी होती चली जाती है, और जो दूसरे अवैध तरीके से अगर आप उत्खनन करते हैं तो इससे कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। लेकिन शायद ये जो नियम है, ये जो रूल्स है, ये फाइलों तक ही सीमित रह गए। या तो खनन विभाग या पुलिस महकमा या जिला प्रशासन, किसी को कुछ लेना देना नहीं है। ये जो तस्वीर है जहाँ की मैं आपको दिखा पा रहा था, यहीं पर कुछ दिनों पहले, तकरीबन 8-10 महीने पहले की बात है, बालू माफिया को पकड़ने के लिए खनन और पुलिस विभाग की टीम पहुंची थी और अचानक से फायरिंग कर दिया जो बालू माफिया उन लोगों ने, और जो राइफल था उसको भी छीन कर लेके चले गए थे। तो पुलिस महकमा की साख पर बट्टा लगा, तो उसके बाद पुलिस ने एक विशेष टीम तैयार की और फिर बालू माफियाओं को पकड़ने के लिए छापेमारी की गई, तब जाकर पुलिस का राइफल बरामद हो सका। तो कहीं ना कहीं एक धृष्टता जो है बालू माफियाओं में, वो भारी पड़ता दिख रहा है प्रशासन और दूसरी एजेंसियों पर। जी विभा। चलिए संजय, एक सवाल तो है कि सरकार के लिए गाद है, लेकिन ये जो पीला सोना है इन कारोबारियों के लिए वरदान साबित हो रहा है। हालांकि आपने कहा कि जेपी सेतु से ये तस्वीरें स्पष्ट दिखाई देती हैं, साफ सुथरी तरीके से दिखाई देती हैं, कहीं भी कैमरा जूम कर देखने की कोई जरूरत नहीं होती। हमारा सवाल ये है कि यहां से सरकार को भी तो दिखता होगा, उस पुलिस को भी तो सब कुछ दिखता होगा। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, आपका वाजिब सवाल है। जब हमें दिख सकता है, न्यूज 18 की टीम वहां पहुंच सकती है, हमें साफ तौर पर यह तस्वीर दिख रही है, तो बगल में जो पुलिसकर्मी है उन्हें नहीं पता होगा कि वहां क्या हो रहा है? सबको पता है, लेकिन शायद रस्म अदायगी की जाती है, कुछ एक कार्रवाइयां जरूर की जाती हैं, लेकिन एक निर्धारित समय पर, निश्चित समय पर। और इस तरह की कार्रवाइयां जो रोज चलनी चाहिए। जिलाधिकारी ने जब न्यूज 18 पर यह खबर चली तो एक छापामारी करवाई, खनन विभाग की टीम को भेज करके 2 लोग गिरफ्तार भी किए गए, 2 नाव जो है, जो बोट है, उसको जब्त किया गया। लेकिन आज फिर से वहीं पर वही चीज हो रहा है। ऐसा क्यों है? एक बड़ा सवाल जिला प्रशासन पर भी और तमाम जो अफसरान है, अगर उन तक ये तस्वीर जा रही होगी तो निश्चित तौर पर उम्मीद की जानी चाहिए कि वो एक्शन लेंगे। लेकिन एक्शन केवल रस्म अदायगी तक नहीं होनी चाहिए, एक सतत अभियान चलाया जाना चाहिए, क्योंकि जो बालू माफिया हैं वो आउट ऑफ वे जाके डेयर दिखा रहे हैं और इस तरीके से सारे नियमों को ताक पर रखकर संजय, सवाल यहीं पर खत्म नहीं होते हैं। चलिए हमने मान लिया कि चलिए गांधी सेतु से आप इसे न देख पा रहे हो, आप वहां तक पहुंचने की जहमत भी ना उठा रहे हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि इसकी उगाही करने के बाद, यहां से बालू को लोड करने के बाद आप हवाई मार्ग से पहुंच जाते हैं, कहीं पर सड़कों से होकर ही तो गुजरते होंगे, कई चेक पोस्ट, कई नाके आपको क्रॉस करने पड़ते हैं, फिर वहां से ये बालू किसके परमिशन से, क्या परमिट के साथ, सरकार की अनुमति से गुजर रहे हैं या नहीं गुजर रहे हैं, यहां पर भी एक काला खेल हो रहा है। विभा, अगर आप राजधानी पटना में चले जाएं और खासकर रात में 3 बजे से जो 5 बजे का समय होता है, आप राजधानी पटना के किसी चौक चौराहे पर चले जाएं तो एक अजीबोगरीब तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। जो पुलिसकर्मी होते हैं वो सड़क पर होते हैं और जो बालू से लदे जो ट्रैक्टर जाते हैं, जो ट्रक जाते हैं, उनसे अवैध वसूली का खेल किस कदर होता है। कई बार हमने हाल में के दिनों में रात का रिपोर्टर जो कार्यक्रम किया था, उसमें इन तस्वीरों को मैंने कैद किया था हमारी टीम ने, कि किस तरीके से जो बालू भरे ट्रैक्टर जाते हैं उससे किस तरीके से अवैध वसूली की जाती है। रात में 12 बजे खेल शुरू हो जाता है, जो सुबह 5 बजे तक चलता है। तो एक बड़ा जो इनकम है वो कहीं ना कहीं बटता है, चाहे वो जितने भी विभाग हो, खनन विभाग हो। चलिए, जब दुनिया सो रही होती है, सरकार सो रही होती है, तब ये जाग रहे होते हैं, और जाग इसलिए रहे होते हैं कि बालू का उत्खनन करना अवैध तरीके से। अमरजीत हमारे साथ है, अमरजीत शर्मा। दानापुर का हाल आपने दिखाया, शेरपुर इलाके की बात हमने की, मनेर थाना क्षेत्र का मामला, सारी तस्वीरें ये कह रही हैं कि बालू को निकाला जा रहा है बीच धार से, फिर भी सरकार मझधार में। सोच कि उस मझधार में जहां से ऐसा दूर से हमें देखने को लगता है कि सरकार जानबूझकर डूबने का नाटक कर रही है। जी, जाहिर सी बात है, जो तस्वीरें बयां कर रही है उससे साफ यही लगता है कि इससे सरकार को कोई नाता नहीं है।
जिस तरह से जो है अवैध खनन किया जा रहा है और बड़ी बड़ी मशीनें, एक नहीं दर्जनों मशीनें लगाई हुई हैं और हजारों जो है नावें यहाँ पहुँचती हैं और ये बालू का कारोबार, जो काला कारोबार है, यहाँ पे गंगा नदी में एक रेयर देखा जाता है कि लाल बालू मिलता है और ये लाल बालू यहाँ पर मिलता है और उसके बाद जो है यहाँ पे खुदाई होती है, साथ ही जो है बड़ी बड़ी मशीनें लगा करके नाव पे बालू लोड किए जाते हैं और ये दिन में होता है, रात की बात छोड़ दीजिए, रात में तो होता ही है, दिन में भी एक कारोबार होता है और ना पुलिस पहुंचती है और ना ही खनन विभाग के अधिकारी पहुंचते हैं, ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर पहुंचते हैं और किसी तरह का जो है रोक टोक भी नहीं करते हैं। दिन के समय में भी ये बेरोक टोक जो है जारी है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। इनका कारोबार करोड़ों का कारोबार आपकी जब बातचीत हो रही है मस्जिद, तब हम देख पा रहे थे कि रोकने वाला टोकने वाला बड़े ही मजाकिया अंदाज में आपकी बात को लिया जा रहा था। उन्हें यह भी बिल्कुल डर नहीं था कि कैमरा ऑन है, उनसे जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो तस्वीरों के जरिए न्यूज़ 18 पर दिखाई देगा। चेहरे पीछे की एक बड़ी वजह, जब इस तरह के माफिया स्क्रीन पर चेहरे को न दिखाते हुए अपने बयान को रखते हैं तो कहते हैं कि एक मोटी रकम कहीं और भी पहुंचती है जहां से आदेश निकलते हैं। तो क्या ये खेल जो है बहुत बड़ा है और इस बड़े खेल के पीछे बड़े लोग शामिल हैं और यही वजह है कि बालू माफियाओं का अब दुस्साहस इस कदर बढ़ गया है कि अब वो पुलिस वालों से भी पंगा लेने से बाज नहीं आते। बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत आपका भी और संजय आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और देखिए बालू के इस काले खेल के साथ अब आपको एक और तस्वीर जो है इसी खेल से जुड़ी हुई दिखाते हैं। तस्वीर कटिहार से सामने आई जहां पर किरासन तेल, जिसे अब अमूमन कम ही लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस किरासन तेल की तस्करी का मामला सामने आया। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, बंगाल से बिहार में किस तरीके से इसकी तस्करी हो रही है वो तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। खुली बिक्री पर रोक है इसके, तस्कर पश्चिम बंगाल से किरासन तेल लेकर पहुंचते हैं, बिहार में खुलेआम इसे बेच रहे हैं और तस्करों का कहना है कि इसके लिए वो पश्चिम बंगाल और बिहार पुलिस को रकम देते हैं, पैसे देते हैं। रात में पश्चिम बंगाल से किरासन तेल लेकर तस्कर जो हैं वो निकलते हैं। हालांकि उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी साफ साफ कहने से परहेज किया। उन्होंने कहा कि बहुत कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन पुलिस को मैनेज किया जाता है। ये अपने आप में बहुत कुछ साफ कर रहा है विवेक की पुलिस मैनेज हो जाती है, यानी कि पुलिस तक, उनके पॉकेट तक रकम पहुंचा दी जाती है और इसीलिए किरासन तेल का ये खेल जो है चल रहा है। बिल्कुल, इसे बंगाल से बिहार में तस्करी मत कहिए, एक बहुत बड़ी चेन है जो काम करती है। कहाँ कहाँ मैनेज किए हो? 3 थाना पड़ता सर। हाँ, 3 थाना पड़ता। 3 थाना मैनेज किए हो? कौन कौन थाना मैनेज किए हो? परानपुर, लाभा और एगो बंगाल पड़ता है। एगो बंगाल था। किरासन तेल कहाँ से लेके आते हो? बंगाल से। इस बीच में थाना वाला सब तुमको नहीं कुछ कहता है क्या? थाना वाला कहता है खर्चा पानी देते हैं। कितना खर्चा देते हो? 1000 मंथली। किनको देते हो? वो लाभा में देते हैं अशराफ फुल को। उसके बाद यहाँ पे प्राणपुर में संजय को। हाँ, इस संबंध में चूंकि बंगाल और बिहार दोनों में एक राज्य, अलग अलग राज्य है और बॉर्डर है, तो इस तरह की काम कभी कभी होता है, तो जाने अनजाने में हो जाता है। उसमें मिली भगत अभी हम नहीं कर सकते, लेकिन इससे पूर्व भी इस तरह की बात आई थी तो हमने जांच किया था, तो वहाँ जो रोशना ओपी में जो होमगार्ड बॉर्डर पर था उसकी ट्रांसफर हुई थी। पुनः हम लोग इसकी जांच देख लेते हैं और जो यदि हमारी पदाधिकारी के इसमें सहभागिता होगी तो उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो एसडीपीओ साहब का जो तर्क है वो समझ से परे है। उनका ये कहना है कि अनजाने में हो जाता होगा, लेकिन जानबूझकर तो ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन ये तो सीधे तौर पर शख्स कह रहा है कि 3 थानों की पुलिस को मैं मैनेज करता हूं, मुश्किल मुझे भी आती है, लेकिन तस्करी कर रहे हैं और इसीलिए इस रास्ते को अख्तियार किया हुआ है। चलिए इन खबरों के बाद जरा आगे बढ़ जाते हैं, अच्छी खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। अच्छी खबर है दरभंगा से, जहां पर आज अहमदाबाद की जो फ्लाइट है वो शुरू हो गई। हालांकि 18 तारीख का इंतजार करना होगा, जहां से पुणे के लिए भी फ्लाइट उड़ेगी। तो आज बहुत अच्छा दिन है जब दरभंगा के जो लोग हैं या फिर जो अहमदाबाद के लोग हैं उनके लिए एक सेवा विस्तार किया गया है, खासकर नई फ्लाइट के नजरिए से। 18 से पुणे और हैदराबाद के लिए भी यात्री उड़ान भर पाएंगे। तो हुआ विस्तार, खुशियां अपार, इस टैगलाइन के साथ आज जो यात्री हैं सफर करेंगे और जिनकी पहली यात्रा है उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि उनका भव्य स्वागत भी होगा। खासकर एक यादगार क्षण होगा, इतिहास बनाने जा रहे हैं जब वो पहली बार दरभंगा से अहमदाबाद पहुंचेंगे।
लगातार दरभंगा एयरपोर्ट से हवाई सेवा विस्तार किया जा रहा है और इसी विस्तार के दौर में आज जो है अहमदाबाद के लिए यहाँ से जो है उड़ान सेवा शुरू कर दिया गया है। जो यहाँ यात्री हैं अहमदाबाद जाने के लिए वो अपने आ चुके हैं और जो फ्लाइट है यहाँ से 12:15 में बताया जा रहा है। और यहाँ जो यात्री हैं हम उनसे बात करते हैं। कितना खुशी है आपको, पहला यहाँ से जा रहा है अहमदाबाद? जी बहुत खुशी है कि हमारे मतलब बिहार के दरभंगा ज़िले में मतलब एयरपोर्ट चालू हो गया है। हम लोगों के लिए मतलब बहुत आसानी हो गया है, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग मतलब हवाई के यात्रा करते हैं तो बागडोगरा उतरना पड़ता है, तो बहुत दिक्कत होता है और यहाँ से बहुत आसानी होती है हम लोगों को। हम अपने बच्चे को छोड़ने आए थे। पहले से क्या सुविधा ज़्यादा? बहुत ही अच्छा होगी सुविधा। पहले हम लोग इसके लिए पटना जाना पड़ता था, लेकिन अब जो दरभंगा हो जाने से हम लोग को ये बरगिनिया हुआ मेरा मकान, और यहाँ दरभंगा आने में मात्र हमको 2 से 2.5 घंटा लगा बाई रोड। तो ऐसे देखें तो अहमदाबाद की जो नई उड़ान आज से शुरू की गई है उससे लोगों में काफ़ी खुशी है और 18 जनवरी से फिर पुणे और हैदराबाद के लिए यहाँ से विमान सेवा शुरू की जाएगी, जिसको लेके भी यात्रियों को काफ़ी उत्साहित है। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। तो विपिन, जैसा बता रहे थे कि 18 तारीख से एक नई सेवा की शुरुआत होने जा रही है। हालांकि पुणे और हैदराबाद, दरभंगा से सीधी उड़ान शुरू होने वाली है। तो अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे। बिल्कुल, और इस वक्त एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। एक बड़ी खबर इस वक्त कोल स्कैम से जुड़ी हुई सामने आ रही है और कोल स्कैम में किस तरह की कार्रवाई की गई है वो हम बताते चलें। पश्चिम बंगाल में बंगाल समेत 12 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर ईडी की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर जहां पर कोल स्कैम में बड़ी कार्रवाई की जाती हुई ईडी की तरफ से पश्चिम बंगाल सहित 12 ऐसी जगह हैं कोलकाता में जहां पर ये कार्रवाई ईडी की तरफ से होती हुई हाल ही में सीबीआई ने मामले को दर्ज किया, जिसके बाद ये कार्रवाई इस वक्त सामने ईडी की तरफ से सीबीआई ने बिहार झारखंड में भी इसे लेकर छापेमारी की थी, कार्रवाई की गई थी। और सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर, एक बड़ी कार्रवाई और अब इस कार्रवाई की आज कहां तक? देखिए, आज केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की टीम आज पश्चिम बंगाल में 12 स्थानों पर छापेमारी कर रही है और ये मामला जो है कोल ब्लॉक से जुड़ा हुआ है। ये मामला जो है कुछ दिनों पहले ही केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने दर्ज किया था और उसी केस को आधार बनाते हुए ईडी ने अब केस को रजिस्टर किया है और उस मामले में आज छापेमारी कर रही है। ये मामला लेकिन सिर्फ पश्चिम बंगाल से सीमित नहीं है, बल्कि इसका जो कनेक्शन है बिहार और झारखंड है। और झारखंड में जो मुख्य आरोपी है इस मामले का, वो जो आरोपी है वो मुख्य तौर पर झारखंड का मूल का रहने वाला है और किस तरह से यहाँ पर झारखंड बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल तक इस मामले में पूरे एक घोटाले को अंजाम दिया गया। और इस मामले में कई लोगों के खिलाफ अभी कार्रवाई चल रही है, जिसमें कि कई प्रशासनिक अधिकारी जो हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सीबीआई ने जो केस रजिस्टर किया प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ सीआईएसएफ के अधिकारियों की भूमिका, रेलवे अधिकारियों की भूमिका, अब रेलवे की भूमिका जो है वो भी काफी यहाँ पे महत्वपूर्ण थी। तो कई ऐसे आरोपी जो हैं जो रेलवे में कार्यरत हैं और वो एक आपस में एक साजिश के तहत इस घोटाले को अंजाम दे रहे थे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि सबसे जरूर आज पश्चिम बंगाल में हो रहा है, लेकिन उसका कनेक्शन जो है झारखंड और बिहार से भी जुड़ा हुआ है। और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अब कई आरोपियों के खिलाफ और भी आगे कार्रवाई होने वाली है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये कोल ब्लॉक का जो मामला है एक बड़ा मामला है और इस मामले में कई आरोपी जो झारखंड और बिहार के रहने वाले हैं वो अब केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर आ चुके हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ईडी की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई इस वक्त होती हुई और पश्चिम बंगाल में कोलकाता समेत 12 ऐसी जगह हैं जहां पर ये कार्रवाई इस वक्त की जा रही है। और सिर्फ देखिए, ये बंगाल तक सीमित नहीं है, बल्कि ये बिहार और झारखंड में भी हो रही है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।